हम लोग के साथ यहाँ पर तो हम लोग का एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है और जो नया स्टूडेंट भी कुछ जुड़े हैं, तो इसलिए आज मैं जीएस का जो ज्योग्राफी का टॉपिक कराऊंगा वो मैं फर्स्ट से कराऊंगा। ठीक है, जो हम लोग के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं ये क्या करेंगे, अपना नोट कॉपी लेंगे और मैं जो क्वेश्चंस करूंगा कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देंगे। ठीक है, जीएस पढ़ने का तरीका क्या होगा मैं बता रहा हूँ। पहले जीएस पढ़ेंगे क्यों ये पहले समझना है। आप एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें 4 टॉपिक रह रहे हैं, रीजनिंग का, मैथ्स का, इंग्लिश और जीएस। हम लोग मैथ्स रह रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग ये हम लोग को आईक्यू लेवल टेस्ट के लिए रखा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखा जाता है। और जीएस का जो महत्व है अब मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। जीएस जो है ये आपको सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करेगा। ठीक है, ये देखिए देशभक्ति सिर्फ झंडा लेके नारा लगाने में नहीं है, अपना देश को जानने में भी देशभक्ति कहलाता है। ठीक है, तो आप जीएस अगर आप अपने कंट्री का हिस्ट्री नहीं जानोगे, ठीक है, ज्योग्राफी नहीं जानोगे, और तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट नहीं कहलाओ। तो आपको ये जीएस पढ़ना पड़ेगा और जीएस प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा वो जरूरी है, कैसे जीएस को हम लोग सॉर्ट कर पाए। ठीक है, यहाँ पर वो स्ट्रेटेजी जानना है। आप जो यहाँ पर आए हो कोई मकसद से आए हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए, जीएस पढ़ने का तरीका बताया। देखिए जीएस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। ये मेन सब्जेक्ट का टॉपिक रहता है। अब देखिए ज्यादातर एग्जाम में जो सिलेबस है इसी लेवल में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो सारे टॉपिक में से अगर कुछ कुछ पोर्शन छूट जा रहा है आपको, तो मान लीजिए वो आ जाते हैं स्टैटिक में, स्टैटिक जीके बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको नेशनल पार्क, ठीक है, अगर जियोग्राफी से नेशनल पार्क ले लिया जाए, हिस्ट्री से फर्स्ट इंडिया हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब से ले लिया जाए, जो जो टॉपिक छूट जा रहा है वो पूरा स्टैटिक जीके में आ रहा है। ठीक है, और एक सब्जेक्ट अभी 2011 से ज्यादातर पूछा जा रहा है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ये एक सब्जेक्ट 2011 से इसमें महत्व दिया जा रहा है। यही मेनली सिलेबस होता है ये। ठीक है, स्टैटिक का मतलब कुछ अलग कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये सब टॉपिक में से जो जो टॉपिक रह जाता है वो हम लोग स्टैटिक में पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट इकोलॉजी क्या है, जो हम लोग अपना नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी से जैसे मान लीजिए नेशनल पार्क, ये सब बायोडाइवर्सिटी, यहाँ से कुछ पार्ट लेके एनवायरनमेंट इकोलॉजी में डाला जाता है। बायोलॉजी का कुछ पार्ट लेके एनवायरनमेंट इकोलॉजी में डाला जाता है। ये है पूरा जीएस का सिलेबस। ठीक है, आपको इसको नोट करना है। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपको जियोग्राफी से। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए सिलेबस क्या है। अगर नोट कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। कम नोट हो गया ये, आप इसको रॉक कर देता हूँ।
आज हम लोग का टॉपिक है जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है। जियोग्राफी तो देखिए जियोग्राफी क्या है, इसका मीनिंग जियो मतलब अर्थ और ग्राफी मतलब हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। ये बारिश हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर अर्थक्वेक हो रहा है इसके बारे में जानेंगे। इसका रीजन क्या होता है, जो नेचुरल एक्टिविटी हो रहा है इसका रीजन क्या होता है। तो अर्थ में जो जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जब जान रहे हैं तो जियोग्राफी का स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्राफी में मैं स्टडी वर्ड क्यों नहीं यूज किया, अगर मैं स्टडी वर्ड यूज करता तो ये हो जाता जियोलॉजी, जिसमें हम लोग अपना अर्थ का संरचना स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जियोलॉजी का पोर्शन में आ जाता है, ये जियोग्राफी का ही एक पार्ट है। जियोग्राफी में सब सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। जो मैं आपको जीएस का सिलेबस बोलने के दौरान इस सब्जेक्ट को मैं डिक्लेयर किया, ये 2011 से इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो आपको ये समझना है, तो मेनली जब हम लोग यूपीएससी, सीएपीएफ और सीडीएस का एग्जाम देंगे तो इसमें मार्क्स 50% 50 से 60% ले लीजिए, 60% क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी से पूछा जाता है और बाकी 40% क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछा जाता है। ठीक है, और अदर्स एग्जाम ले लें, अदर्स एग्जाम में मेनली यहां से पूछा जाएगा 70% क्वेश्चन, बाकी का 30% क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी से पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया सिलेबस। इंडियन जियोग्राफी में हम लोग क्या अपना इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और वर्ल्ड जियोग्राफी में आ जाएगा टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, लास्ट में आ जाएगा यूनिवर्स। ये वर्ल्ड जियोग्राफी के पार्ट है। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग ये पूरा कंप्लीट, ठीक है। और इंडियन जियोग्राफी में लोकेशन, टोटली इंडिया का मैप को लेकर हम डिस्कस करेंगे। इसको भी आप नोट कर सकते हो, और नोट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए। देखिए जो तरीका क्या रहेगा ये पढ़ने का, मेनली आप अगर 2 आवर्स के लिए जीएस का क्लास कर रहे हैं और क्लास खत्म होने के बाद जब आप कॉपी पलटोगे उसमें अगर कुछ ना लिखा रहे तो मान लेना उस दिन का क्लास आपका हो गया बेकार। बेकार तो हुआ क्लास और 2 घंटा आपका जिंदगी से चला गया। ठीक है, अगर आपको क्लास खत्म होने के बाद कॉपी में कुछ मतलब अच्छा कुछ नोट्स मिल जाए,
रिवीजन करने के लिए, तो मान लो वो क्लास आपका सक्सेस हो गया। ज्यादातर स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि कोर्स कंप्लीट होते होते वो लोग एक नया सब्जेक्ट बनाते हैं, उसको एक कॉपी बनाते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट का मिक्सचर रहता है। एग्जाम के पहले वो लोग खुद नहीं समझ पाते हैं वो पढ़ें क्या। ठीक है, तो आपको प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बनाना है, उसको प्रॉपर नोट करना है कि आप 2 घंटा दे रहे हो तो क्लास के साथ नोट करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाद में आप वीडियो पॉज करके जब लाइव क्लास खत्म हो जाए तो उसको आप नोट बनाओ, क्योंकि आप तब 4 घंटा दे दिए। सारा दिन में आप लोग तो ऐसे भी कम ही पढ़ते हो, सारा दिन में आप अगर 4 घंटा जीएस में भी दे दे तो आपका वो टाइम हो जाएगा बेकार। और मेनली हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे शॉर्ट किया जाए सिलेबस तो बहुत है, सिलेबस तो बहुत है, लेकिन हमको समझना है इसको शॉर्ट कैसे करें। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। आप लोग का टारगेट रहना चाहिए क्लास के साथ ही नोट बन जाए। अब ये नोट खाने का तरीका मैं बता दूं, 3 दिन में एक बार खाओगे, 15 दिन में एक बार, और मंथ में फिर 1 टाइम करके इसको रिवीजन करो। ये होगा तरीका। बहुत कंटेंट आ जाएगा आप लोगों के पास, वो माइंड में ज्यादातर रहता नहीं, तो रेगुलर टाइम के गैप में उसको रिवीजन करना है तो क्लियर हो जाएगा, माइंड में सेटअप हो जाएगा। चलिए ज्योग्राफी का जो हम लोग मेनली इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से मेनली स्टार्ट, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे पहले लोकेशन क्या है, इंडिया का लोकेशन क्या है, ठीक है। देखो लोकेशन, एक ग्लोब में इंडिया का क्या लोकेशन है। एक ग्लोब क्या है, ये सैंपल ऑफ अर्थ है, ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ बोल सकते हैं। आप ये बताइए, आप तो इंडियन हो, एक ग्लोब में हम लोग कहां पर, मतलब हम लोग का लोकेशन क्या है, इंडिया का क्या लोकेशन है। आंसर करो कमेंट सेक्शन में, आंसर कीजिए। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो आंसर करके बताएं, ग्लोब में हम लोग कहां एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट, जो कमेंट कर रहे हैं सही है। लोकेशन के बारे में आज बात करेंगे कि इंडिया का लोकेशन क्या है, और देखते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है एकदम। देखो पढ़ेंगे ऐसा कि एक बार पढ़ेंगे फिर ऐसा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार नोट कॉपी बनाओ, उसी को नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करो। मेरा क्लास का फंडा ये रहेगा कि आप लोग को पहले तो सब जो बुक लेते हैं तो सब बुक पहले रख दो, ये पैकेट करके ऊपर रख, और नोट कॉपी को ही रिवीजन करना है, और डेली आप लोग क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो क्लास का नोट्स आप लोग देखो, उसको क्वेश्चंस बनाओ, आई थिंक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल रहना चाहिए सीडीएस का लेवल लो, आपको क्लास के कंटेंट से पता चल जाएगा। ग्लोब ये क्या है,
मॉडल ऑफ अर्थ, मॉडल ऑफ अर्थ, ठीक है। पहले you have drawn a line middle of the globe, इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ये क्या कर रहा है, तो एक ग्लोब को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में ये ग्लोब को डिवाइड कर रहा है। और सेम है यहाँ पर भी एक लाइन को हम लोग, ये सब इमेजिनरी लाइन है, मान लीजिए ये सब टोटली ऐसा कुछ नहीं है कि ये ग्लोब में ये सब ओरिजिनली एग्जिस्ट है, ठीक है। मतलब आप मान लो कहीं जा रहे हो, आपको ये लाइन दिखेगा नहीं, ये इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूड लाइन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एक ग्लोब को वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है, ये हो गया। अब आपको इतना बोलने के बाद भी आप ये बता नहीं पाओगे इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है। देखिए इसका आप लोग फुल फॉर्म भी नोट कर लेना, नॉर्थ एन ए जो लिखा है, नोट को प्रॉपर बनाना है, नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक प्लस साउदर्न हेमिस्फीयर। सर হ্যালো স্যার, কোয়ালিটিটা তো ভালো না, তো একটু বড় করে লিখতে হতো। अच्छा अच्छा, ভিডিও কোয়ালিটি একটু লো, তো বোঝা যায় না ঠিক মতো। ठीक है ठीक है। कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मतलब कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट? মানে যে নর্থ হেমিস্ফিয়ার যে লেখাটা আছে বা अच्छा, নরমাল যে গ্লোবের যে লেখাগুলো আছে ওগুলো বোঝা যাচ্ছে না ভিডিও मतलब কোয়ালিটির জন্য। है ना, तो ये मैं बता नहीं पा रहा हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, तो मैं इसको लिख लिया हूँ। NH नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, क्लियर है। और ये वेस्ट हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर, इसको भी तुम लोग साइड में नोट कर। सॉरी सर, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन लिखे हैं क्या ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ओके, हाँ हाँ हाँ, 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल लाइन ना। हाँ, ये 0 डिग्री, इसको ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, इसके बारे में मैं बताऊंगा, और यूनिवर्स के चैप्टर में ये भी बताऊंगा कैसे हम लोग इसका जो न्यूमेरिकल होता है ये भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और हाँ वो थोड़ा राइटिंग ना थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा कीजिए सर। अभी ये जो लिख रहे हैं अभी ठीक है, पहले वाला देख नहीं रहा था, सॉरी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, वेस्ट हेमिस्फीयर है, ईस्ट हेमिस्फीयर, इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा, वर्टिकल लाइन ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन कौन सा सर? वर्टिकल लाइन ये हो गया जो ऊर्ध्वाधर होता है ना,
और अच्छा, horizontal- लॉन्गिट्यूड को हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे। हाँ, लॉन्गिट्यूड को वर्टिकल लाइन है, ठीक या है। अब इतना हो गया आप लोग का, एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो नोट कीजिएगा। देखिए ये सब बेसिक है, ये बेसिक अगर रेडी हो जाए ना तो आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बना पाओगे। एसएससी चीज क्या है, आप सीडीएस एनडीए का क्वेश्चन बनाओगे। हो गया सर, डन। ठीक, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ये नोट हो गया ना आपको? ग्लोब में देखेंगे, यहाँ पर इंडिया का लोकेशन है। पहले तो ये जीरो डिग्री जो इक्वेटर लाइन है, ये एक ग्लोब को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया। जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन, it is also called great circle, great circle, क्योंकि यही जो एक ग्लोब का राउंड ये सबसे बड़ा सर्कल होता है। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये ग्लोब को वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ठीक है। हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि इंडिया 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 सिचुएटेड बिटवीन व्हिच टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा आप बताइए। India is situated which two parallel lines, between which two parallel lines? প্যারালাল লাইন মানে কি ল্যাটিটিউড লাইন হবে? Parallel line है, তাহলে স্যার latitude, একটা হবে ট্রপিক অফ ক্যান্সার, একটা হবে ইকুয়েটর লাইন। yes, अच्छा ठीक है, करेक्ट। ये जो इक्वेटर लाइन है, इसका पैरेलल हम लोग कुछ लाइन ड्रॉ ऐसे करेंगे, ये पूरा ग्लोब में ही ड्रॉ होता है, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूड लाइन का रिस्पेक्ट में ऐसा बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया जाता है, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड जो लाइन है ये पैरेलल नहीं होता है। इसीलिए यूपी जो हरियाणा पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, इंडिया सिचुएटेड बिटवीन व्हिच टू पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये कौन सी जगह लैटिट्यूड लाइन हो जाएगा, क्योंकि लैटिट्यूड लाइन पैरेलल लाइन होता है, ठीक है, मतलब समांतर रेखा होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिया किस लोकेशन, अगर मान ले ये इंडिया का लोकेशन, ये इंडिया का लोकेशन मान ले। अब ये सब लाइन ड्रॉ कैसे किया गया, ये थोड़ा देखो। ये जो रफ में मैं दिखा रहा हूँ, इसको नोट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, सिर्फ देखिए समझिए ये सब लाइन बना कैसे। पहले तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, क्या, जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन। मान लीजिए अब हम लोग ये जो मिडिल ऑफ द अर्थ, यहाँ से कुछ एंगुलर डिस्टेंस में मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड,
एक एंगल दे दिया गया, ये जो एंगल है 23.5 डिग्री, यहाँ से भी सेम ये एंगल, एंगुलर डिस्टेंस है पूरी, इसी को अगर मिला देते हैं, ऐसे ही ये सब लाइन बना है, ठीक है, ग्लोब में ये एक एक लाइन, एक एक डिस्टेंस को। तो अगर हम लोग कोई भी कंट्री का लोकेशन जानना हो, अगर आप गूगल मैप में कुछ भी सर्च कर रहे हो, कोई भी कंट्री का लोकेशन, तो ये उसका एंगुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको वो इजीली बता देगा। देख, अब इंडिया को तो ये पता चल गया, यहाँ पर एग्जैक्ट हम लोग जो ये जो डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस दिखाएंगे क्या, डिग्री, मिनट एंड सेकंड में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट बना के आप लोग लिखिए, इंडिया comes into parallel of two latitude line, कौन दो लैटिट्यूड लाइन के रिस्पेक्ट में देखिए इंडिया, (36°7' north latitude to 8°4' नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पर हम लोग दोनों ही जो इंडिया का लोकेशन है, दोनों में नॉर्थ लैटिट्यूड क्यों मेंशन किया है, क्योंकि वो पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इंडिया का जो साउथ पॉइंट भी है ये भी नॉर्थ का ही पार्ट है, ठीक है। अगर मेनलैंड आपको मेंशन कर दे, मेनलैंड तो ये हो जाएगा 36°7' नॉर्थ लैटिट्यूड टू 6°4' नॉर्थ लैटिट्यूड, क्लियर। तो अब नोट कीजिए, सर 37°6' होगा ना मेनलैंड का? हाँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 37°6', 37°6', करेक्ट। तो नोट कीजिए, और कौन सा दो जो वर्टिकल लाइन का बीच में आता है, ठीक है, इंडिया in between two longitude line, in between two longitude line, 68°7' east latitude to 97°25' east latitude, ठीक है। इतना नोट कीजिए, और मैं मैप में ये थोड़ा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हम लोग का ज्योग्राफी का मैक्सिमम पार्ट मैप से क्लियर करेंगे हम। आपको सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स नोट्स को देखना है, ऑटोमेटिक माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। कोई भी बुक पहले आप लोग उठा लोगे तो समझ में आएगा। सर मेरा तो हुआ नहीं, ये तो मैं आउट हो गया था, एग्जिट हो गया था इधर से टेक्निकल इशू की वजह से। हाँ अच्छा, अब पहले तो फिर से इन हुआ हूं तो देख रहा हूँ इतना सारा हो गया ये। बस आप यहाँ से नोट कीजिए, ज्यादा उसके बाद ज्यादा कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये नेटवर्क इशू है क्या? आप ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अब बाद में भी इसको नोट बना सकते हैं, आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं,
ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ है आपके। नेटवर्क इशू है क्या? बार बार ये हो रहा है। वो कभी मतलब वीडियो विजिबिलिटी बहुत पुअर चल रहा है, उसके बाद फिर कभी ऑडियो वहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा है। साफ सबका ठीक आ रहा है, ठीक है, और भी कोई स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपका वहां से लगता है नेटवर्क का थोड़ा इशू है, आप थोड़ा चेक कीजिए। तो कल भी और ऐसे हो रहा था फिर। ये वीडियो आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग फॉर्म में। अब यहाँ से देखिए, मेनली मैं तो ये समझा रहा था आपको, टोटली ये मैप में देखना है अभी। एक बार तो समझा और दीजिए ना थोड़ा थोड़ा। हाँ देखिए, यहाँ तक तो आपको ये जो हाँ वो इक्वेटर लाइन, ये तो क्लियर है ना? हाँ क्लियर है वो। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक बार समझा दीजिए आप थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक, ग्लोब में तो आपको ये पता चल गया कि दो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये टोटली इमेजिनरी लाइन है, ये हम लोग टाइम का इंडिकेशन देगा, टाइम जानने में हम लोग का इजी होता है, ठीक है। हाँ और ग्लोब में जो इंडिया का जो लोकेशन पता करेंगे, ये कैसे हम लोग जानेंगे? ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग कोई भी कंट्री का लोकेशन जानते हैं। मान लीजिए ये अगर दो इंडिया अगर बीच में आ रहा है, ये दो हम्म, दो लॉन्गिट्यूड लाइन और लैटिट्यूड लाइन के बीच में इंडिया आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रिड सिस्टम भी बोला जाता है। इस सीरीज एग्जाम में पूछा था, व्हाट इज ग्रिड? ग्रिड सिस्टम और ग्रिड लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। तो मैं आपको हम्म, ये हो गया, जो एंगल है, ये सब लाइन हम लोग, एक तो ये लाइन ड्रॉ कर ली इमेजिनरी लाइन जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। अब यहाँ से जो एंगुलर डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, एट फर्स्ट वी हैव पहले तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन गया, यहाँ यहाँ से हम लोग जो एंगुलर डिस्टेंस देते हैं मिडिल ऑफ द अर्थ से, मान लीजिए ये देते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ से भी सेम एंगुलर ये एंगल दे दिया गया, और ये दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं, ऐसे ही एंगल दे देते एंगल यहाँ पर प्रोवाइड करके, ऐसा बहुत सारा लाइन हम लोग मेजर किए। इसी से कोई भी कंट्री का लोकेशन जानने में इजी हो जाता है। आप गूगल मैप यूज करते हो, वहां पर भी इसी के रिस्पेक्ट में आपको पूरा लोकेशन दिया जाता है, ठीक है, टाइम के ये रिस्पेक्ट लाइन में। ये लाइन का क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलेंगे? हाँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो है वर्टिकल लाइन है, ठीक है। हाँ वर्टिकल, वो जैसे कि आगे डीप होते जा रहा है वो सारा वर्टिकल लाइन ही है। हाँ हाँ हाँ, ये मैं सिर्फ इस पोर्शन में जो इंडिया का जहाँ पे लोकेशन है, ये तो पूरा है, पूरा मैं ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इस लोकेशन को सिर्फ दिखाया, ठीक है। अब एक ग्लोब ले लोगे, कोई भी एक ग्लोब इजीली वो देख पाओगे, तो इतना क्लियर है। या क्लियर हो गया। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। देखिए, ये जो पूरा हम लोग अभी कंसेप्ट देखे, इसको पूरा मैप में समझेंगे, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। आप लोग एक मैप ड्रॉ कर सकते हैं।
आप लोग एक मैप ड्रॉ कर लो तो पूरा कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा। मैप ड्रॉ ड्रॉ कर लिया आप लोग? सर। ठीक। देखिए जो लाइन हम लोग ग्लोब में देखे थे, लैटिट्यूड लाइन, वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। Between two latitude line and two longitude line. Is 7 degree 6 minute north latitude, 8 degree 4 minute north latitude, 6 degree 4 minute north latitude। ठीक है, ये इंडिया का मैप में नॉर्थ टू साउथ का लोकेशन है, और ये वेस्ट टू ईस्ट में देख रहे हैं हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड। और यही सब, ये जो लाइन यहाँ से टच किया है वो एक एक मतलब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आई थिंक ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। सर। देखिए अभी जो मैप में है, जो ये न्यू मैप है, ये जो क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे पीओके, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कंट्री कश्मीर, ठीक है। ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, और ये हो जाएगा अक्साई चीन, अक्साई चीन, ठीक है। ये कलर को समझने में आपको दिक्कत होगा, मैं ब्लैक से ही इसको मेंशन करूंगा। ये जो पार्ट हो जाएगा पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये लद्दाख, ये अक्साई चीन, अक्साई चीन, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये जो पीओके बना कैसे, पहले इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट करिए, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये जो लाइन होगा इसको बोलेंगे एलओसी, और इंडिया का चाइना का जो लाइन है इसको बोलेंगे एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोला जाता है, एलएसी या एलओएसी। ठीक है, अब देखिए पीओके बना कैसे। जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक शख्स थे, वो क्या किए 1948 1 जनवरी वो चले गए यूएनओ। ठीक है, एक्चुअली क्या होता पाकिस्तान का कुछ इंट्रूडर्स उस टाइम पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, उसका कुछ इंट्रूडर्स थे यहाँ पर। इंडिया उस टाइम इतना कैपेबल था, उन लोग खड़े सकता था। ठीक है, लेकिन जो महान शासक थे, जो इंडिया का महान व्यक्ति थे, वो चले गए यूएनओ। यूएनओ का काम क्या है, पीस कीपिंग मिशन है। वो क्या किया, वो एक लाइन ड्रॉ कर दिया, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन मतलब वहां से भी गोलाबारी नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं जाएगा। तो इंडिया इतना कैपेबल था उस टाइम, उन लोगों को खदेड़ सकता था। ठीक है, तो ये जो ये गलती किसकी, तो ये आपको पता होगा ये गलती किसकी है। ठीक है, ये इनका अगर 10 कुछ गलती हो, 10 गलती में से ये एक सबसे बड़ा गलती था। जो आज ये इंडिया जो देख रहे हो, ये इंडिया लाल बहादुर शास्त्री का ये मतलब दान है। ठीक है, वो क्या किए, वो अपना बायोग्राफी में लिखे हैं कि एक टाइम में ये एलओसी लाइन की वजह से इंडिया खून का आंसू रोएगा। जो आज आप देख रहे हो, हम लोग का बहुत सारे जवान, ठीक है, यहाँ पर शहीद हो रहे, उनका एक गलती की वजह से आज हम लोग को ऐसा बहुत सारा गलती उनका गलती मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो सीज फायर लाइन है, ये भी लिख के रख सकते हो आप लोग। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, ये सीज फायर एलओसी के ऊपर। एक्चुअली ये लाइन का पहले जो नाम है सीज फायर है। सीज फायर लाइन, ठीक है। एलओसी कब बना, 1972 में। ठीक है, और जो चाइना के साथ इंडिया का जो लाइन है, इसको भी सीज फायर लाइन बोला जाता है। वो भी 1972 में वो चेंज हो गया, उसका एलएसी को बोलने लगे। ठीक, ये जो अक्साई चीन बना ये 1962 में इंडिया के साथ चाइना का जो लड़ाई हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एक नोट देखिए आप लोग, ये जो पार्ट है ये पीओके का पार्ट है। ये पार्ट चाइना को पाकिस्तान में डोनेट किया गया, इलीगली सीडेड बाय द चाइना। इतना आप लोग नोट कीजिए। ड्रॉप कर
ये पार्ट को मैं थोड़ा अभी आपको जूम मार के दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आप क्या आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो ऑलरेडी मेरा क्लास ले चुके हैं। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, करेक्ट। यहाँ पर आ गया इंदिरा कोल। इंदिरा कॉल, ठीक है। ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इसको बोलेंगे NJ 9842, ठीक है। ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है LOC का। LOC का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट NJ 9842, ये प्रॉपर आप लोग नोट करेंगे। और ये LOC NJ 9842 और इंदिरा कॉल के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है, इसको बोलेंगे हम लोग AGPL। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, इसका फुल फॉर्म पूछा भी था क्वेश्चन में, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL। ये पार्ट क्या किया, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, ठीक है, चाइना को डोनेट कर दिया। तो ये तो हो गया डिस्प्यूटेड पार्ट। इंदिरा कोल अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछ रहा है व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आप इंदिरा कोल बोल सकते हो। अगर आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, क्वेश्चन को समझना है। इंदिरा कोल हो गया। अगर आपसे पूछे अनडिस्प्यूटेड northern most point of India, अगर ये क्वेश्चन पूछे इसका आंसर क्या होगा, अनडिस्प्यूटेड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। एनीबॉडी इसका आंसर दीजिए, अनडिस्प्यूटेड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिरा कॉल नहीं सर, ये इंदिरा कॉल हो गया जब चाइना को पाकिस्तान ने ये जो पोर्शन डोनेट कर दिया, ठीक है। अगर आपसे ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आप क्वेश्चन में इंदिरा कॉल आंसर दोगे। अगर आपसे अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन में मेंशन कर दे, अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन में मेंशन कर दे, तो आपको बोलना है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ये अनडिस्प्यूटेड अगर मेंशन कर दे। प्रीवियस ईयर में ऐसा बहुत क्वेश्चन आप देखोगे कि सीडीएस में भी ये क्वेश्चन आया था कि अनडिस्प्यूटेड नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन ही था इंदिरा कॉल। तो ज्यादातर स्टूडेंट तो पहले इंदिरा कॉल में टिक कर देंगे। हम लोग को क्लास के साथ साथ क्वेश्चन को भी समझना है कि क्वेश्चन वो आपका आईक्यू लेवल चेक करे, आपका थिंकिंग को चेक करे, ठीक है। आप एक वर्ड्स की आप अगर टोटली रिटेन में ये पढ़ोगे तो आपका माइंड में कैच नहीं कर पाओगे। आप अगर
थोड़ी मैप, मेरा ज्योग्राफी का ज्यादातर टॉपिक मैप से मैं कंप्लीट कराऊंगा। 70% टॉपिक, 60 से 70% टॉपिक मैप में कंप्लीट हो। तो रिवर से बोलिए, माउंटेन से बोलिए, टोटली मैप है, ठीक है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया अनडिस्प्यूटेड पार्ट, ये प्रॉपर आप लोग नोट बनाओगे। अब सियाचिन ग्लेशियर रिगार्डिंग मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को नोट करा दे रहा हूं। सियाचिन ग्लेशियर में जो पॉइंट रहेगा, हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, इसका जो लेंथ 72 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट 72 और 78? 72 yes, highest glacier of India. It is situated, Karakoram range, काराकोरम रेंज, ये काराकोरम रेंज में अवस्थित है। और एक देखिए सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा था कि सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड इन, ठीक है, कहां पर सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड है, तो वहां पर ये ऑप्शन था ही नहीं, वहां पर ऑप्शन था सल्तरो, ठीक है, मेंशन कर देता हूं, सल्तारो रेंज। देखिए ये सब रेंज है, सब रेंज ऑफ काराकोरम। ऑप्शन में ये दोनों ही रह सकता है, काराकोरम रेंज भी रह सकता है, अगर आप थोड़ा ऊपर लेवल का एग्जाम दोगे वहां पर ऑप्शन रहेगा सल्तरो रेंज, ठीक है, इसको नोट बनाइएगा। और भी कुछ पॉइंट रहेगा, सर ये ग्लेशियर का हाइट 72 किलोमीटर है। 72 किलोमीटर, ओके। ठीक, ये 72 किलोमीटर का है। স্যার এই দুটো দেওয়া থাকলে কোনটা টিক দিব? ওই কারাকোরাম রেঞ্জ আর সাতারা রেঞ্জ দুটো অপশনই দেওয়া থাকলে? হ্যাঁ, দুটো অপশন কোনোদিনও থাকবে না, এটা অপশন থাকবে শুধু দুটোর মধ্যে যেকোনো একটা থাকবে। যদি তুমি মানে একটু আপার লেভেল এক্সাম দাও, ইউপিএসসি রিলেটেড কোন এক্সাম দাও, তখন সলতরো রেঞ্জ থাকবে, সলতরো রেঞ্জ, ঠিক আছে, এস এ এল টি এ আর ও, সলতরো রেঞ্জ। আর যদি अच्छा दो নর্মাল যাও এসএসসি লেভেল, তখন তোমার কারাকোরাম রেঞ্জটা প্রপার ওরা মেনশন করবে, करेक्ट। अच्छा दो सर दोनों दिया तो क्या काराकोरम मारना है या सतारो मारना है? तो 100% काराकोरम दीजिएगा, देखो काराकोरम काराकोरम मारना है ना, ये सब रेंज है काराकोरम, ठीक है। क्योंकि मेन यहाँ सतारो तो सब रेंज हुआ वो। बताइए, ये बोल रहा था सतारो तो सब रेंज हुआ, मेन तो काराकोरम ही हुआ। काराकोरम है, तो आप काराकोरम हाँ में तो टिक करिए। ज्यादातर देखिए प्रीवियस ईयर में आपको ये दोनों में से कोई भी एक देगा, ठीक है, या तो लास्ट में ऑप्शन में आपको दे देगा बोथ करेक्ट, ये दे देगा, जी ठीक है। जी जी मतलब जो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उससे रिलेट करके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, करेक्ट। आप लोग इसको प्रॉपर नोट, जी जी जी। आई थिंक आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसको बोलते हैं हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड सियाचिन ग्लेशियर। अब इसमें कौन सा बैटल हुआ था? यहाँ पर जो बैटल हुआ था 1984 में, 1984 में इंडिया
एंड पाक वेल, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान का लड़ाई होती है। इसका रीजन क्या था देखिए, ये जो है ये तो पीओके वाला पार्ट ये टोटली पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक्चुअली ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया। वो क्या किया था पाकिस्तान ने, जो कुछ जापानी ट्रेवलर्स को यहाँ पर अलाउ कर दिया था, ये जो सियाचिन ग्लेशियर के पार्ट में आने के लिए उनको अलाउ कर दिया। इसी में 1984 में तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पर लड़ाई हुआ, ठीक है। तो ऐसा लड़ाई जब भी हुआ है आपको पता है कि हारा कौन है, ये आपको याद रखना। उस टाइम में इंदिरा गवर्नमेंट थे 1984 में, और 1984 में और एक इंसिडेंट हुआ था, और वो इंसिडेंट क्या है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। ये भी आपको मेंटेन रखना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर सेम ईयर रिलेट हो रहा है तो ये भी आपको याद रखना। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था ये मेनली कौन सा गैस की वजह से हुआ था, MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, करेक्ट। স্যার यस, বললাম সিয়াচিন গ্লেসিয়ারের যে কিমিটা দেওয়া আছে না, অনেক জায়গায় 76 দেওয়া আছে। আমি দেখছিলাম তো ওই জন্য বললাম তো কোনটা দিব, 76 নাকি 72? मेनली जो मेरा मैं आपको तुम्हारी हिंदी से पूछूं, मेनली हम लोग जो देखेंगे ना यहाँ पे, ये जो मैं टोटल ये पढ़ाऊंगा ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बुक से मैं आपको नहीं पढ़ा, ठीक है। मेरा जो स्पेसिफिकेशन ये टोटली एनसीईआरटी फॉलो करो। आपको मेनली एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी में देखना है उसमें क्या दिया, करेक्ट। ওকে स्যাर। वो क्वेश्चन आएगा भोपाल गैस कांड कब हुआ था सर? 1984 1984 में ये लड़ाई हुआ था। इसका रीजन था कि पाकिस्तान ने जापानीज ट्रेवलर को वहां पर अलाउ कर दिया। पीओके में। थोड़ा देर आपको अभी ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। 5 मिनट है अभी, फिर से ज्वाइन करोगे आप, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लोगे, उसके बाद ज्वाइन करोगे। थैंक यू। ये प्रॉपर आप लोग का नोट हुआ? देखिए ये 1984 में इंडिया गवर्नमेंट ने, उस टाइम में इंदिरा गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया था वो भी आप लोग मेंशन करके रखिए, ऑपरेशन मेघदूत। ये लड़ाई में ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में यहाँ पर हुआ। अब आप लोग थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्लास फिर से स्टार्ट होगा। ये तो नोट हो गया। ये नोट हो गया ना? अब देखिए ऑपरेशन मेघदूत 1984 में ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर हुआ था। अब देखिए और कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है। और ये सियाचिन ग्लेशियर को हम लोग बोलते हैं थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का थर्ड पोल इसको बोलेंगे।
और एक देखिए यूपीएससी का प्री में एक क्वेश्चन आया था, नुब्रा रिवर originates from इसका आंसर क्या होगा? नुब्रा रिवर originates from सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। ये यूपीएससी प्री में आया था 2017। यूपीएससी प्री का क्वेश्चन। ये सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, ये प्रॉपर आपको रिवीजन करना है, नोट में मेंशन करना है। जब हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर से और भी रिलेटेड कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इतना नोट हो गया आप लोग का? ये नोट हो गया आप लोग का? कमेंट में बताइए। ये तो क्या हम लोग देख लिए जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया, जो डिस्प्यूटेड पॉइंट अनडिस्प्यूटेड पॉइंट दोनों में हम लोग देख लिए। अब क्या देखेंगे? अब हम लोग साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो बोले, अगर बोले साउदर्न मोस्ट पॉइंट, southernmost point of India, आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, it is situated in Great Nicobar. Situated in Great Nicobar. ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का ये जो आइलैंड है इसको मतलब ग्रेट निकोबार। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अब देखिए जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में जाएंगे इंदिरा कॉज, साउदर्न मोस्ट पॉइंट में जाए इंदिरा पॉइंट। तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि उस टाइम एक्चुअली ये इंदिरा पॉइंट नाम तो ये बाद में हुआ, पहले इसका नाम था पर्सन पॉइंट ऑफ इंडिया और पिग्मेलियन पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको नोट कर देता हूँ इंदिरा पॉइंट से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट। इंदिरा पॉइंट situated Great Nicobar। ठीक है, also known as Parson Point of India and Pygmalion Point of
इंडिया। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट का ऑल्टरनेट नेम है। आपसे ये कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपको ऑप्शन में आपको परसेंट पॉइंट भी दे सकता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी दे सकता है। ठीक है, ये माइंड में रखना। तो इंदिरा पॉइंट कब नाम हुआ? जब देखिए 1977 में इंदिरा गांधी, ठीक है, यहाँ पर आए थे। तो उस टाइम का एक नारा चल रहा था कि इंडिया 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 इक्वल इंदिरा और इंदिरा इक्वल इंडिया, यही चल रहा था। अगर जवाहरलाल नेहरू 10 गलतियां किए हैं तो आज उनका घर में भी एक गलती है, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे उनका जो एक मिस्टेक की वजह से आज इंडिया रो रहा है। ये लाल बहादुर शास्त्री ने अपना बायोग्राफी में मेंशन कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, अगर क्वेश्चन में पूछे साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, आंसर क्या होगा? केप ऑफ कैमोलिन। करेक्ट। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। कन्याकुमारी, यहाँ पर देखिए, इट इज ऑल्सो सिचुएटेड तमिलनाडु, situated in Tamil Nadu, also known as Cape of Camel. केप ऑफ कैमोली, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन करते मेनलैंड, देखिए ये जो मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, और ये आइलैंड को पूरा लेके, और आर्टिकल 1 में हम लोग बात करें इंडिया स्टेट्स और यूटीज में डिवाइड किया गया, तो ये पूरा अगर ले लें तो एक्चुअली क्वेश्चन में मेनलैंड मेंशन नहीं करेगा। तो अब आप यहाँ पर इंदिरा पॉइंट मार्क करो, ठीक है। केप ऑफ कैमोली, व्हाई इट इज कॉल्ड केप, देखिए इसमें एक नोट बना के लिखिए, व्हाई इट इज कॉल्ड केप। केप क्या है? ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्चुअली सेफ का देखिए, इट इज long narrow land area which is surrounded by three sides of water body.
It is surrounded by three sides of water body. It is called cave. तो ये जो शेप है आप देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, ठीक है। ये जो आ जाएगा तीन साइड से वाटर बॉडी से ये पोर्शन सराउंडेड, इसे केव बोलेंगे। और ये केव से ही होके जो पोर्तुगीज से वास्को डा गामा तो इंडिया में आए। क्लियर है? सर ये क्या है, which is situated? It is situated. It is long narrow land area which is It is surrounded by, which is surrounded by three sides of water body. मतलब तीन साइड वाटर बॉडी से सराउंडेड है, ठीक है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये जो लॉन्ग नेरो एरिया है इसी को हम लोग बोलते हैं केप, केप ऑफ कैमल। अगर पेनिनसुलर आपसे क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज पेनिनसुलर, पेनिनसुलर क्या है, ए भी थ्री साइड्स ऑफ वाटर बॉडी है। इंडिया के जो ए पार्ट है ना इसको हम पेनिनसुलर भी बोल सकते हैं, पेनिनसुलर। ये क्या है, ये वाइड एरिया होगा, वाइड एरिया व्हिच इज सराउंडेड बाय थ्री साइड्स ऑफ वाटर बॉडी। देखिए आपको अभी जो पैटर्न हो रहा है एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, रेलवे की एग्जाम बोलिए या अदर्स कोई भी एग्जाम बोलिए, मेनली वो लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपको अगर कोई भी बुक पढ़ना है आप 6 to 12 11 तक या 10 तक आप एनसीईआरटी पढ़ो, और आप अगर क्लास ले रहे हो ये पूरा एनसीईआरटी का ही सार है आपके पास, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इसको अगर नोट बना लिए, अगर जीएस समुंदर है तो आप धरातल बन जाओ, तो जीएस हो जाएगा इजी सरफेस। ये है इतना। सर ये सीएचएसएल भी इतना लॉन्ग सिलेबस लेता है क्या? सीएचएसएल, हाँ हाँ सीएचएसएल अभी तो जो पैटर्न चेंज हुआ है, टीसीएस क्या कर रहा है, ये वो जो मतलब रिक्रूट कर रहा है वो क्या देखेगा आप कितना बेसिक तक जा सकते हो। ये आप लॉन्ग सिलेबस कैसे बोल सकते हो, आप कोई बुक उठाओ आपको क्या ऐसे मिल जाएगा, आपको टोटली 1 by 1 लाइन में मेंशन कर दिया है, आप समझ ही नहीं पाओगे कहाँ है, कौन सा वर्टिकल लाइन है और कौन सा लैटिट्यूड हो जाएगा। इतना मतलब ये बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट में घुस करके क्वेश्चन डालेगा क्या, ये पूछ रहा था मैं। एकदम करेक्ट। आप अगर इतना कर लोगे ना, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आपको एनडीए सीडी ये सब का पेपर लगाना है। सीजीएल चीज क्या है, अगर सीजीएल एसएससी को छोड़िए ना, एसएससी का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर जो मैटर प्रोवाइड किया जा रहा है आप कहीं से आपको क्या दिया जा रहा है, कोई भी YouTube में सर्च करो, YouTube में देखो, ये पूरा एनसीईआरटी को मैं आपको इतना इजी करके आपको डिपेंड करूंगा कि माइंड में सेटअप हो जाएगा। आपको सिर्फ नोट को रिवीजन करना है, नंबर ऑफ टाइम्स आप नोट रिवीजन कीजिए। पढ़ने में तो इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब कोई ये नहीं है, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लगे, कंटिन्यू क्लास कीजिए सर, मैं बोल रहा हूँ आपको टोटली कांसेप्ट क्लियर होगा। सब बोलते हैं जीएस में आपको हिस्ट्री में हिस्ट्री डायग्राम बना के दिखा दूंगा, हिस्ट्री सब बोलते हैं रट्टा मारने का चीज है। मैं जो वर्किंग जीता जाता था उस टाइम पानीपत का ये सब मैं डायग्राम में दिखा दूंगा, ठीक है, तो और भी माइंड में सब सेटअप हो जाएगा। और ये आपको मतलब आप मान लीजिए सिलेक्ट हो गए, आज आप कहीं पर अपना कुछ इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो, अपना कंट्री के बारे में आप जितना अच्छा से आप डिस्कस कर पाएंगे, बोल पाएंगे, ये आपकी कैपेसिटी डेवलप करेगी। इसीलिए जीएस को रखा गया है आपके सिलेबस में। देखिए मैथ से भी आईक्यू टेस्ट होता है और रीजनिंग से भी आईक्यू टेस्ट होता है, तो आप लोग बताइए दोनों को रखने का सिलेबस में क्या रीजन क्या है। तो इसका यही रीजन है कि मैथ्स तो किसी का डिग्री कोर्स में भी मैथ्स रहता है, तो जो जिसका मैथ्स नहीं रहता है उससे तो इक्वल चार्ज नहीं होगा, तो इसलिए रीजनिंग एक सब्जेक्ट को रख दिया गया। आप यहाँ से अगर आए हो आपको टोटली रेडी करके दिया जा रहा है, कॉपी बनाओ, सारा बुक भूल जाओ,
बुक में इतना कुछ दे देता है, आपको जो जरूरत नहीं है वो पढ़ना है, तो उतना पॉसिबल नहीं है। अब इतना कर लोगे, आपको तो मैं बोल रहा हूँ यूपीएससी का क्वेश्चन बनाइए, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा यूपीएससी का क्वेश्चन बनाइए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। इतना नोट हो गया। जी जी। अब देखो, ये तो हो गया सर्जन मोस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ना, यहाँ पर समझ में वलंगु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। वलंगु, और आपको ये कीवी टू भी ऑप्शन में दे सकता है, कीवी टू, और इट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। Situated in अरुणाचल प्रदेश। ये क्या लिखे सर, वालंगू? WALANG, वालंगू, और उसके नीचे ऑप्शन टू, ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये जितना भी पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, आप जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा। ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर जाएंगे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ इंडिया किया जाएगा राजहेर क्रीक और गुहर माता भी बोला जाता है, गुहर माता, कहीं कहीं गुहर मोती भी दिया जाता है। Situated in गुजरात। Good. अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझना है, यहाँ पर ये जो एरिया है रन ऑफ कच्छ का एरिया, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक क्रीक मतलब डिस्प्यूटेड पार्ट, ठीक है। इसका पहले जो नाम था इसका सर क्रीक डिस्प्यूट, इनसे रन ऑफ कच्छ का एरिया है। यहाँ पर जो लैंड एरिया रहता है, एक तो होता है यहाँ पर ड्यू टू डिफ्लेक्शन फोर्स होता है। यहाँ पर देखेंगे एक तो सबमर्जेंस होता है, सबमर्जेंस होगा, या तो हो जाएगा इमरजेंस। इसे आपको ये नोट नहीं बनाएंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ समझ लेना है। इमरजेंस में क्या होगा, जब लैंड एरिया जो है ऊपर आ जाएगा, पानी का सतह से जब ऊपर आ जाएगा तो इमरजेंस बोलेंगे, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ प्लेट, ठीक है। और सबमर्जेंस होता है जो पानी के नीचे चला जाता है,
अगर ये रन ऑफ फॉल्स का जो एरिया है ना, ये जो पार्ट, ये क्या है, इमरजेंस पॉइंट है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, ये ऊपर आने की वजह से, जब यहाँ पर टाइड होता है, हाई टाइड की वजह से, जब ये समुद्र का पानी ये लैंड एरिया में आ जाता है, लैंड एरिया में आने की वजह से ये क्या हो गया, यहाँ पर हेवी मर्सी लैंड हो गया, दलदली मिट्टी हो जाएगा, मर्सी लैंड, मर्सी लैंड हो जाता है। ये पानी फिर टाइड खत्म होने के बाद वहां पर नहीं जाता, तो ये दलदली मिट्टी हो गया। और हाईएस्ट यहीं पर सॉल्ट प्रोडक्शन होता है इंडिया का, हाईएस्ट सॉल्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ समझना है आपको, इसको नोट नहीं करना। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट जो आता है, जो इस पॉइंट पर राजवीर क्रीक क्यों बोला गया, एक्चुअली पहले इसको सर क्रीक डिस्प्यूट यहाँ पर हुआ था। पाकिस्तान और इंडिया, यहाँ पर बॉर्डर लाइन है पाकिस्तान और इंडिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग 24 पैरेलल लाइंस, इसको आप नोट कर सकते हैं 24 पैरेलल लाइंस। यहाँ पर क्या होता है, जो दलदली मिट्टी की वजह से हम लोग को अर्थ मूव कैसे कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट अगर मूव कर रहा है अर्थ, तो आपको ये, अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे, अगर कोई चीज सामने मूव कर रहा है तो उसका पीछे भी एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स। अगर कोई चीज सामने मूव कर रहा है, उसका पीछे भी एक फोर्स लगेगा, डिफ्लेक्शन फोर्स। यहाँ पर मार्सी लैंड होने की वजह से, दलदली मिट्टी, मार्सी लैंड होने की वजह से, दलदली मिट्टी होने की वजह से ये क्या कर रहा है, ये जो बॉर्डर लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया का झंडा लगा दिया गया, ये बॉर्डर लाइन यहाँ पर आ जाता है ड्यू टू डिफ्लेक्शन फोर्स। ये तो हो गया इंडिया का एरिया, इंडिया तो इसका फायदा लेगा, क्योंकि यहाँ से फ्यूचर में ऑयल भी यहाँ से मिल सकता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यूज में ले सकते हैं, तो इंडिया में इसको, इसका फायदा होगा। तो 1987 में राजीव गांधी का गवर्नमेंट, राजीव गांधी का गवर्नमेंट ये क्या किया, यहाँ पर सर क्रीक डिस्प्यूट को कैंसिल कर दिया, मतलब ये बॉर्डर लाइन मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये तो ज्यादा, ये तो नेचुरल, प्रकृति का दिया हुआ है हम लोग, तो प्रकृति का दिया हुआ थोड़ा ना छोड़ देगा, उसको यूज में लेगा। तो इसी वजह से इसका जो राजवीर क्रीक ये नाम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये आपको तो समझना है। सही क्या है, राजीव गांधी 1987 सर करेक्ट? हाँ ये दिस लाइन राजीव गांधी 1987 सर करेक्ट, ये जो लाइन है, हाँ मतलब ये जो लाइन बना है, इस लाइन को मतलब क्या बोलते हैं, 1987 में डिवाइड हुआ था राजीव गांधी के सरकार में। हाँ, ये जो लाइन दिया गया था ना 1987 में, ये सर क्रीक डिस्प्यूट, ये जो प्रॉब्लम हो गया, मतलब मार्सी लैंड की वजह से, डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से, बॉर्डर लाइन जिसके पाकिस्तान की तरफ चल रहा, ठीक है, इंडिया जिसका फायदा लिया, इंडिया को ऑयल प्रोडक्शन होगा यहाँ से, ये प्रकृति का दिया हुआ चीज है, छोड़ेंगे क्यों, इसको हम काम में लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? अब एक कंसेप्ट क्लियर है,
यहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछा, सर्ट डिस्प्यूट कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछता है 1987। जी ये चीज समझने लिए इसको मैं रब कर दूं। अब देखिए यहाँ तो और एक कंसेप्ट दूंगा। ये मैप में आप लोग मेंशन कर सकते हैं या अलग से भी पार्ट को। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, ये आ जाएगा बंगाल। ठीक है, यहां से देखेंगे एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। नोट करें, सेवन सिस्टर्स स्टेट। तो उसमें क्या क्या स्टेट आ जाएगा ये आपको 1 by 1 लिख लेना है। टोटल 7 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। ये 7 स्टेट का कॉन्सेप्ट है, नोट करना है। और इट इज गिवन बाय it is given by ज्योति प्रकाश चैकिया, प्रोफेसर ऑफ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी from त्रिपुरा in 1977। ये भी नोट करना है, एक सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ से कोई भी ऑप्शन में दे देगा और पूछ लेंगे इनमें से 760 स्टेट में कौन सा आता है। और यहाँ पर एक देखिए यूपीएससी 2017 का एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जीएसडी के आपको इंटरव्यू से रेडी करता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि सिक्किम 760 स्टेट में क्यों नहीं आता है। एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, किसी को अगर मैपिंग याद हो, अगर मैपिंग समझता है कोई तो इजीली बता सकते हैं बीच में वेस्ट बंगाल टांग आ रही है, इसीलिए सिक्किम 760 स्टेट में नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। ठीक, तो मेनली आज का यही क्लास था, इंडिया को मैप को समझना था। अब हम लोग लोकेशन देखें, अपने आप को हम लोग कहाँ देखते हैं ग्लोब में, उसको आप लोग देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे जो नेबर कंट्री है। ठीक है, अभी कुछ कुछ कंट्री धोखाबाज भी निकल गया, उसको भी देखेंगे। आपको टोटली कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही क्लास था। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा।
कमेंट में बताइएगा। और जो हम लोग का स्टूडेंट्स है न्यूज जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है क्लास किए हैं, आप लोग कोई नया टॉपिक का ये पहले से ही रिवीजन ये सही रहेगा तो आप लोग कमेंट में एक बार बता दें। जो ऑलरेडी मैंने क्लास लिए हुए, अगर उन लोग को लगे पहले से क्लास अगर हो, उन लोग का रिवीजन हो जाए तो कमेंट में आप लोग बताइए, और नहीं तो कुछ नया टॉपिक ले लूंगा। करेक्ट है?